स्वागत है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस और आज है लास्ट लेक्चर। हम बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन के दूसरे इफेक्ट की हमारी डेली लाइफ पर, जो कि है रेंसिडिटी। RANCIDITY रेंसिडिटी। इसे हिंदी में बोलते हैं विकृत गंधिता। ओके, तो अब समझते हैं रेंसिडिटी के बारे में। तो ऑक्सीडेशन से अगर फूड्स का ऑक्सीडेशन हो जाए तो होगा क्या? आपने सुना होगा कई बार कि खाना गर्मी आ रही है, खाना मत रखो बाहर, खराब हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर में रखते हैं उसे, लेकिन रेफ्रिजरेटर में भी वो ज्यादा दिन नहीं टिक सकता, परमानेंटली नहीं टिक सकता कि एक बार रख दिया तो वो रखा ही रहेगा, खराब नहीं होगा। क्योंकि रेफ्रिजरेटर उसके खराब होने की जो रेट है, स्पीड है, उसे घटा देता है, रिटार्ड कर देता है। RETARD रिटार्ड कर देता है। तो ये खराब होना है क्या? ये खराब होना रेंसिडिटी है, एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। क्योंकि जिन फूड्स के अंदर फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं, क्या? फैट्स एंड ऑयल्स, FATS फैट्स एंड ऑयल्स, उनका एरियल ऑक्सीडेशन होता है। आप समझ लीजिए सिर्फ ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि हम ऑक्सीडेशन का एक इफेक्ट देख रहे हैं। ऑक्सीडेशन होने का मतलब खराब हो जाना, और ये खराब हो गए ये कैसे पता चल जाता है? अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट से। तो क्लियर डेफिनेशन ये है कि रेंसिडिटी वो कंडीशन है जो कि मार्क की जाती है, पहचानी जाती है, किससे? अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट से। और होती क्यों है? एरियल ऑक्सीडेशन से, फैट्स और ऑयल्स के, जो कि फूड में प्रेजेंट है। अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का कि रेंसिडिटी से बचा कैसे जाए। तो शुरुआत ही हमने की थी बचने के उपाय से। रेफ्रिजरेटर वो रेंसिडिटी को रोकता नहीं, मतलब रेंसिडिटी को खत्म नहीं करता है कि वो होगी नहीं, वो रेंसिडिटी को सिर्फ धीमा कर देता है, एरियल ऑक्सीडेशन को धीमा कर देता है, रिटार्ड कर देता है उसकी स्पीड को। तो पहला मेथड हो गया रेफ्रिजरेटर में रखकर। दूसरा मेथड, पहला रेफ्रिजरेटर, दूसरा मेथड नाइट्रोजन गैस फिल कर दो। अगर कोई पैकेज्ड फूड है, किसी पैकेट में, जैसे फॉर एग्जांपल चिप्स कुरकुरे खाए होंगे, वो पैकेट फूला रहता है, उसके अंदर एयर नहीं होती। अगर एयर होगी तो वो खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एरियल ऑक्सीडेशन होगा, तो उसमें फैट्स और ऑयल्स हैं, तो वो खराब हो जाएगा। अनप्लीजेंट स्मेल, टेस्ट, उससे आप आइडेंटिफाई कर दोगे उसे, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है, और नाइट्रोजन गैस अनरिएक्टिव होती है, वो रिएक्ट नहीं करती उसके साथ, और से प्रिवेंट भी करती है। उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, इनर्ट, INERT, इनर्ट। हम आगे इनर्ट गैसेस के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एक इनर्ट, नाइट्रोजन इनर्ट गैस नहीं है, इस केस में इनर्ट है वो। इनर्ट अगर कोई भी है ना, तो उस इनर्ट का मतलब है कि वो सिर्फ अलोन, अकेला है, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करने वाला। तो नाइट्रोजन गैस में नाइट्रोजन फिल करते हैं हम, क्योंकि वो उसके एरियल ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करती है। क्योंकि ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना, और ऑक्सीजन एयर में है, नाइट्रोजन तो ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रोजन तो एक अलग गैस है। तो एक इनर्ट एटमॉस्फेयर से प्रोवाइड करती है। थर्ड है सनलाइट से प्रिवेंट करना। तो अगर आप सनलाइट से फूड को प्रिवेंट करेंगे तो उसका एरियल ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसका मतलब रेंसिडिटी नहीं होगी। और फोर्थ है आपका एयर टाइट कंटेनर्स में, बात सेम वही है, एयर टाइट कंटेनर्स में रखिए। रेफ्रिजरेटर हो गया, नाइट्रोजन गैस हो गया, सनलाइट हो गया, एयर टाइट कंटेनर्स हो गया। अब लास्ट है एंटीऑक्सीडेंट्स। ऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करे, वो है एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटी वर्ड यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पर। तो एंटीऑक्सीडेंट्स के यहाँ पर नाम है BHA and BHT, BHA and BHT। BHA क्या है? जरा इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। क्या है ये? एंटीऑक्सीडेंट्स। क्या प्रिवेंट करते हैं? रेंसिडिटी को। तो BHA होता है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। बार बार में एनिसोल दिमाग में घूमेगा। ऐसे ही BHT होता है ब्यूटिलेटेड
हाइड्रोक्सी एनिलीन, सॉरी टोल्यूइन, क्योंकि टी है ना, टी ए से एक और कंपाउंड बनता है एनिसोल के साथ साथ एनिलीन, वो अलग है। दिमाग में आ गया एनिसोल का नाम सुनते हैं, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। ये टोल्यूइन, एनिसोल, एनिलीन 12वीं में बड़े दिखाई देंगे, आ जाएंगे 11वीं में, लेकिन बाद में मजा आएगा, फील आएगा, क्योंकि इनके ऊपर आप चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो ये हुआ हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, एसिड, बेसिस एंड सोल्ट्स। इंट्रो ले लेते हैं। नेक्स्ट, ये जो नेक्स्ट चैप्टर है इसे नेक्स्ट वीडियो में #1 डालेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इस लेक्चर में, क्योंकि अभी काफ़ी छोटा है लेक्चर, तो इसमें हम इंट्रोडक्शन डाल देते हैं एसिड, बेसिस एंड सोल्ट्स का, जिससे कि हम प्रिपेयर हो जाएं इस चैप्टर को पढ़ने के लिए नेक्स्ट लेक्चर में। एसिड, बेसिस एंड सोल्ट्स। कंपाउंड्स को केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, जिनका नाम अभी मैंने दिया है, एसिड, बेसिस एंड सोल्ट्स। पहला है एसिड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर कंपाउंड्स की। एलिमेंट्स 118 हैं, कंपाउंड्स इनफाइनाइट है, क्योंकि एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है। कंपाउंड क्या है, जो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बने। एलिमेंट्स आर फिक्स्ड, अभी तक, क्या पता और आगे मिल जाए। 118 एलिमेंट्स हैं, लास्ट है UUO, उसका नाम अनाउंस हो चुका है, लेकिन मेरे ये शॉर्ट याद है क्योंकि ये IUPAC ने दिया था, बाद में डिस्कस करेंगे। अभी बात करते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज की बेस पर 3 टाइप के कंपाउंड्स होते हैं। तो कंपाउंड्स इनफाइनाइट है, उनकी 3 कैटेगरीज हैं, या तो वो एसिड होगा, या वो बेस होगा, या वो होगा सोल्ट। इन्हीं के बारे में पूरा चैप्टर है। तो देखते हैं पहले, अगर मुझे कोई कंपाउंड दिया गया है तो पहले मैं पहचानूंगा कैसे कि वो कंपाउंड एसिड है या बेस है या सोल्ट है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं एक टर्म, मतलब टर्म तो मैं समझाऊंगा, वो एक चीज है, खाली टर्म नहीं है, थ्योरेटिकल नहीं है, उसे हम बोलते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर आपने अपनी बाइक में भी देखा होगा और ऑटोमोबाइल्स में भी देखा होगा। इंडिकेटर मतलब जो इशारा करके बता देता है, जैसे मैं कहीं पर मुड़ रहा हूँ, तो यहाँ पर इंडिकेटर का मतलब क्या है, जो बताता है कि कोई गिवन सब्सटेंस, वेदर अ गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस, वो बताता है इंडिकेटर। तो इंडिकेटर एक ऐसी डाई है जो अपना कलर चेंज करके बताती है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंडिकेटर एक ऐसी डाई है जो अपना कलर चेंज करके बताती है कि वेदर अ गिवन सब्सटेंस इज एसिड और अ बेस। अब डिस्कस करते हैं कुछ 3 कॉमन इंडिकेटर्स के बारे में, और भी इंडिकेटर्स हैं वो आपको नोट्स में प्रोवाइड हो जाएंगे। हमें सिर्फ 3 बेसिक इंडिकेटर्स के बारे में चर्चा करनी है। पहला है लिटमस, दूसरा है मिथाइल ऑरेंज एंड तीसरा है फिनोलिफ्थिलीन। फिनोलिफ्थिलीन लिखना पड़ेगा, फिनोलिफ्थिलीन, PHANOL, इसे आप देखोगे फिनोल को, ये कंपाउंड अलग है, इसके साथ बना रहा है फिनोलिफ्थिलीन, PHTHALEIN, फिनोलिफ्थिलीन। ठीक है, पहला लिटमस, LITMUS, और दूसरा मिथाइल एंड ऑरेंज, METHYL मिथाइल एंड ORANGE ऑरेंज। ये जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बोनेटेड कंपाउंड्स पढ़ेंगे 4th चैप्टर, तब मजा आएगा। तो कैसे अपना कलर चेंज करते हैं, यही तो मैंने अभी तो मैं डिस्कस कर लिया इस बात को कि इंडिकेटर वो है जो कि हमें बताता है अपना कलर चेंज करके। अब हम देखते हैं कि कलर कैसे चेंज करता है। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं लिटमस के बारे में। लिटमस, तो लिटमस वो है, वैसे तो ये नेचुरल इंडिकेटर है, नेचुरल मतलब हमने नहीं बनाया, नेचुरली मिलता है। एक ट्री है, उसका पता करिएगा जिससे मिलता है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए है। तो लिटमस का नेचुरल कलर क्या है, न्यूट्रल कलर क्या है, पर्पल। क्या है, पर्पल। अब ये जो लिटमस है उसे हम रेड कलर का बनाते हैं और ब्लू कलर का बनाते हैं। क्यों बनाते हैं अभी बताऊंगा, लेकिन न्यूट्रल कलर क्या था, पर्पल। उसे रेड कलर का बनाया, ये हो गया हमारा रेड लिटमस और ये हो गया हमारा ब्लू लिटमस। देखो, एसिड वो है जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दे। एसिड वो है जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दे। जो ब्लू टू रेड जाएगा वो एसिड है।
और बेस वो है जो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। अभी मैं याद करने का तरीका बताता हूँ। जो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं वो बेस है। देखो मैंने तो ऐसे याद कर रखा है, टाइम लगेगा थोड़ा सा इसे दिमाग में इनगल्फ कराने के लिए, दिमाग में बिठाने के लिए, लेकिन एक बार बैठ गया तो हमेशा ये याद रहेगी टेक्निक। वैसे सबके अलग अलग होंगे, लेकिन मैं नहीं बता रहा हूँ पर्सनली क्या है। मेरे तो ये है, मैंने ऐसे याद रख रखा है कि B फॉर बेस एंड B फॉर ब्लू। अब ये मेरे को खुद याद रखना है कि ब्लू बाद में आ रहा है। जो रेड को ब्लू में कर दे, फाइनली जहां पहुंचना है वो कलर है ब्लू। फाइनली जहां पहुंचना है वो कलर है ब्लू। ठीक है, तो B फॉर बेस, B फॉर ब्लू। तो जो ब्लू में कर दे वो बेस, और उसका अपोजिट जो रेड में कर दे वो एसिड। और रेड में किसे करेगा, किसी ना किसी कलर को तो करेगा। और अभी तो बताया दो तरीके के कलर्स में बनाता हूँ लिटमस के, एक तो रेड और एक ब्लू। लिटमस पेपर की फॉर्म में हम इसे रखते हैं। ठीक है, लिटमस के बाद सेकंड आता है मिथाइल ऑरेंज। इसका न्यूट्रल कलर है ऑरेंज, क्योंकि नाम ही ऑरेंज है। इसके बारे में आप देखिएगा कलर कैसे मतलब ये शो करता है एसिड और बेस में। और थर्ड है आपका फिनोलेक्थिलीन, उसके बारे में देखिए, उसका न्यूट्रल कलर है कलरलेस, कोई कलर ही नहीं है। तो ये नेचुरल इंडिकेटर्स। एक होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, मजा आएगा बहुत। नेचुरल इंडिकेटर्स के बाद अब मैं जा रहा हूँ यूनिवर्सल इंडिकेटर के पास। यूनिवर्सल इंडिकेटर वो इंडिकेटर है जो कि ये तो बताता ही है कि ये एसिड है, ये बेस है। वो साथ साथ ये भी बताता है कि ये कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। मतलब समझ में आया? कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, ये भी बता देता है। एक एसिड ऐसा है जिसे आप अपनी स्किन पर गिरो तो कोई दिक्कत नहीं, कार्बोनिक एसिड या सिट्रिक एसिड जो नींबू के अंदर होता है। एक एसिड ऐसा है H2SO4 कंसंट्रेटेड, जिसे डालो स्किन पर जल जाएगी स्किन। तो इसका मतलब एक एसिड खतरनाक है और एक एसिड खतरनाक नहीं है। मतलब वो ज्यादा एसिडिक है, कम एसिडिक है। तो ये पता अगर लगाना हो तो इसके लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर है। वो बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर है, ठीक है। और वो ये तक बता देता है कि कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है। उसके लिए हम यूज करते हैं एक स्केल का, जिसे हम बोलते हैं पीएच स्केल। उसके बारे में डिस्कस बाद में करेंगे, पीएच स्केल के बारे में। अभी सिर्फ आपने समझ लिया, तो हमने समझ लिया कि एसिड, बेसिस एंड सोल्ट्स तीन तरीके के कंपाउंड्स होते हैं। हमने ये नहीं बताया अभी कि कौन क्या है, ये सिर्फ तीन तरीके के कंपाउंड्स होते हैं। फिर ये देखा कि कौन एसिड है, कौन बेसिस है, कौन सोल्ट है, कैसे पता चलेगा? इंडिकेटर से। कौन एसिड है, कौन बेस है, ना कि सोल्ट के बारे में। सोल्ट के बारे में हमने चर्चा नहीं की, हमने किया एसिड और बेस के बारे में। इंडिकेटर बताता है एसिड है या बेस है। और बस अगले लेक्चर में हम शुरुआत कर देंगे एसिड से, एसिड को डिटेल में, फिर बेस को और फिर सोल्ट को। तो पढ़ाई करते रहिए।